करें स्टार्ट अभी? हेलो। यस सर। हाँ, तो अभी क्या है कि इससे योर आई थिंक जो अभी है ये पीरियड जो है आपका, दिस इज ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, है ना, प्रैक्टिकल। यस सर। तो हाँ सबसे जी। पहले ये है कि आपने ये यू मतलब स्टार्टेड राइटिंग दिस प्रैक्टिकल नोटबुक्स। प्रैक्टिकल नोटबुक्स जो है ना वो बनानी शुरू कर दो। मैंने आपको सारी डेट्स तो दे दी हुई हैं, ठीक है ना, यस सर। ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल। और इसका जो मैनुअल है वो भी आपको भेज दिया था कि यू मस्ट हैव डाउनलोडेड, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको, अब इसमें कोई ऐसा मतलब जो प्रैक्टिकल, क्योंकि किया तो चलो हमने थ्योरेटिकल ही है, लेकिन बीच में बहुत सी थ्योरेटिकल भी थी इसमें। बहुत सी चीज़ें जो थ्योरेटिकल इसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल में जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप उसमें देखो तो यू हैव टू सो दीज क्रॉप्स इन द फील्ड, क्योंकि आपका मेरे का ये थ्योरी का नहीं है इसका कोई भी, यू डोंट हैव एनी थ्योरी पेपर ऑफ दिस, है ना। आपको स्कीम में देखो तो ये टोटली आपका प्रैक्टिकल ही है। तो ये जितनी भी इसके मार्क्स लगने हैं, असेसमेंट जो है वो दैट इज ऑन दी कॉलेज लेवल, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना इस बात को, दिस इज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, लेकिन इसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। तो इसकी जितनी भी है, क्योंकि एनीबॉडी हु विल कम एंड टेक योर प्रैक्टिकल, क्योंकि ये अभी तो आपको ये क्लियर कि प्रैक्टिकल आपका ये सब ऑफलाइन ही होगा, कॉलेज में ही होगा, ठीक है ना। तो आप इसको ठीक तरह से बना लेना, क्योंकि वी हैव टू असेस दी मार्क्स, जो भी कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर कोई आता है व्हाट्सोएवर में भी। तो मतलब डोंट टेक इट इन द लीनियट वे, मतलब इसको सीरियसली लेना आपको। तो क्योंकि वो चीज़ें हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 की, आपको वैसे तो जॉब्स इन द दिया ज़्यादा थे वहाँ पे, तो उनको कहा दिया था कि दे देमसेल्व्स मेंटेन्ड ईच एंड एवरीथिंग, मतलब सारे ऑपरेशंस टोटली उन्होंने किए, इवन हार्वेस्टिंग तक एंड उसका जो मार्केटिंग तक। तो ये एक्चुअल में क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि ये जो था एक्चुअल में प्रैक्टिकल, तो ये था कि एक आपको मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज मिले क्रॉप्स रेजिंग का, जो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस आप जैसे प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी में पढ़ी हैं, तो उसको एक प्रैक्टिकल में करना, ठीक है ना। मतलब फ्रॉम सोइंग टू टिल हार्वेस्टिंग, एंड देन मार्केटिंग भी है इसमें, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अगर आप देखो तो इट्स वेरी गुड प्रैक्टिकल जो इन्होंने डाला है। लेकिन क्योंकि कंस्ट्रेंट्स थी कि वो कुडंट डू इट एट द प्रैक्टिकल, नहीं कर पाए। तो चलो, इवन देन आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट ऑल दोज क्रॉप्स जो भी है, जैसा भी हम कर सके इसमें। तो आप इसको, एक तो ये मैनुअल है इसको थॉरली देख लेना, और एक ये जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं ना उनको लिख लेना, क्योंकि कभी भी आपके होंगे तो प्रैक्टिकल्स मेरे ख्याल बाद में, थ्योरी के बाद में, ठीक है ना। आपका जो थ्योरी एग्ज़ाम है ये जनवरी में स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो उसके बाद में ही इसको करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि अभी शेड्यूल कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो गारंटीड है कि आपके ऑफलाइन ही होने हैं जितने भी ये प्रैक्टिकल्स भी, और ये अपना जो आपके थ्योरी का भी है।
तो इसमें क्यों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें भी एक दिस इज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, इसमें असेसमेंट जो है, जो मार्क्स हैं वो हमारे लेवल पे हैं, कॉलेज लेवल पे, तो हमें वी हैव टू जस्टिफाई इट। ठीक है ना, कि आपने क्या क्या किया उसमें, कैसे है। तो क्योंकि कल को कोई इंस्पेक्शन हो जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वी हैव टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड। ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, तभी मैंने आपको ये एवरीथिंग आई हैव मेड यू क्लियर। तो ये अच्छा था कि सब कुछ इसमें कवर हुआ। आपने ही देखा कि एवरीथिंग वाज कवर्ड इन मल्टीपल क्रॉपिंग से लेके जो हमारे क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉप रोटेशन, फिर इसमें काफ़ी चीज़ें आपको पता चली होगी, जो न्यूट्रिशन का है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स है, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रैक्टिकल्स थे। फिर लास्ट में एक बैलेंस शीट का भी था, ठीक है ना, बैलेंस शीट का भी उसमें था। तो इसमें अगर आपको एनीथिंग यू वांट एनी क्लैरिफिकेशन किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के बारे में, ठीक है ना, तो अभी भी अगर अभी करना है तो हम उसको मैनुअल में, मैनुअल इज ऑलरेडी देयर, उसमें से देख के, क्योंकि अभी आपका कंप्लीट तो हो गया हुआ, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। ठीक है ना, और दूसरा जो उसमें है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का भी, तो उसमें भी सिलेबस कंप्लीटेड है। मैंने यही कहा था कि अगर आपको कोई यानी डाउट यू हैव टू क्लियर, कोई रिपीट करनी है, कोई चीज़ दोबारा करना है, उसको कुछ भी करना है, एनीथिंग यू वांट कि इट शुड बी रिपीटेड, ठीक है ना, तो वो उसमें आप मेरे को बता दो। अभी जहाँ अभी हम कर सकते हैं, जहाँ बाद में जैसे भी आपका पीरियड आता है उसमें, नेक्स्ट वीक है जैसे, तो नेक्स्ट एनीथिंग यू वांट, तो है आपका जैसे हिना, आपका ये एग्रोनॉमी का कब है, ये 12th को है? नहीं सर, हाँ, 23rd को। अच्छा 23rd है, अभी टाइम है। जी। मैं एक्चुअल में ना आई वाज लुक सर्चिंग, कि मैं पेपर देख रहा था। एक्चुअली क्या है कि वो कुछ जो पुराने पेपर है ना, वो सब कॉलेज में पड़े हुए हैं मेरे पास, मैं यहाँ से सारे ले गया था, तो दे आर नहीं इन दी। सर, इट्स ओके, नीड ही नहीं है पेपर की। कोई हैं, नहीं, चाहिए ही नहीं क्वेश्चन पेपर, है तो नहीं इतना कुछ वैसे। आप आपके पास पहले भी होंगे। और इसमें ना एक अभी मैं आपको बताता हूँ, ये अपना पीटीयू ने भी जो है ना, अभी हम उसको देखते हैं गूगल पे, पीटीयू ने भी इसको क्योंकि पीटीयू हैज स्टार्टेड इन पब्लिशिंग दीज क्वेश्चन पेपर, जो पुराने होते हैं ना क्वेश्चन पेपर, यस सर, वो वो मिल स्टार्ट जाते किए, हैं साइट लेकिन पे। दूसरी यस क्लासेस सर। के बीएससी एग्रीकल्चर के जो है ना, वो नहीं है, बीएससी एग्रीकल्चर 2019 के हैं, अभी मैं देख रहा था। तो एक मैंने जो शायद आपको डाला भी है, उसमें एक हम डिस्कस भी कर लेते हैं, बाकियों के भी बेनिफिट के लिए हो जाएगा एक, क्योंकि टर्म्स कुछ ऐसी आ जाती है ना जो दो दो नंबर का है क्वेश्चन। तो एक तो ये है जो मैंने आपको बताया ही था कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर, क्योंकि उसमें दैट इज यस नॉट सर। डिफिकल्ट कि आपको पासिंग मार्क्स ना मिल पाए। तो मतलब एक अटेम्प्ट करने का मतलब वो रहता है, दिस इज द टेक्निक हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। तो मैंने ये जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं ना, उनको भी बताया सारा, एवरीथिंग आई हैव मेड देम क्लियर कि कैसे करना है। तो वो मैंने अभी वीडियो भी उसमें डाली है, और शायद वीडियो आपको भेजी भी है, तो आप उसमें से भी देख लेना कि हाउ टू अटेम्प्ट, क्योंकि ये इसका टेक्निक यही रहता है कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। उसमें से भी अगर आप यू फॉलो दैट टेक्निक, तो पासिंग मार्क्स में तो मेरे ख्याल तो आई डोंट थिंक कि 40% मार्क्स लेने कोई इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब आउट ऑफ 60। ठीक है ना, तो कई बार होता है अनलकली, जहाँ कुछ अटेम्पटेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती हैं समटाइम्स, लेकिन इस टाइम आप अब अंजलि का भी है ना, बोथ ऑफ यू हैव टू अपीयर फॉर दिस रीअपियर। यस। तो अभी ये होप फॉर द बेस्ट कि आपका ये क्लियर, हम एक ये पेपर भी हम एक डिस्कस करते हैं, मैंने आपको भेजा भी है। तो मतलब ये इसमें रहता क्या है कि थोड़ी सी टर्म का जो कई बार डाल देते हैं।
इट इज नॉट इन योर प्रेजेंट सब्जेक्ट सिलेबस, चाहे वो प्रेजेंट उसके सिलेबस में से नहीं होता, इवन देन दे टू टेस्ट योर नॉलेज, ठीक है ना, कि आपको पुराना भी आता है कि नहीं आता, होती बेसिक टर्म्स ही हैं, लेकिन वी इग्नोर देम कि कई बार वी डोंट अंडरस्टैंड, तो इसलिए है ये। लेकिन आप उसको ना जितना भी आप, मैंने उसमें भी ये थर्ड सेमेस्टर वालों को भी बताया था कि डोंट गो फॉर द एक्स्ट्रा राइटिंग कभी भी, मतलब जो पूछा गया है, ठीक है ना। अब कोई भी जो क्वेश्चन होता है ना, जो एग्जामिनर एक तो जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है, तो वो एक पर्टिकुलर ही पूछता है, कुछ ऐसा नहीं है आपको कि पूरे का पूरा ही कुछ लिखो। और फिर जो आगे पेपर जो चेक करने वाले हैं वो भी देखते हैं कि टू दी पॉइंट लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। अभी आपको मैं जैसे एक इसी की एग्जांपल दे देता हूँ, जो आपका एग्रोनॉमी का ही है, क्रॉप्स का है। तो इसमें कई बार ये मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि जैसे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अभी आपने देखा कि नाउ द ट्रेंड हैज चेंज। मैंने पिछले 2-3 सेमेस्टर से देख रहा हूँ कि आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहले तो उसमें मोस्टली दे पुट इन की आप राइट डाउन, स्टेट भी कह देते, राइट डाउन दी कल्चरल प्रैक्टिसेस, जहाँ पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोयाबीन, जहाँ कॉटन हम्म। ना, जहाँ इसका लिख देते थे। तो उसमें भी कई बार क्या होता है कि यू शुड नॉट स्टार्ट राइटिंग, अभी भी मैंने देखा, आपका तो नहीं था, उनका था थर्ड सेमेस्टर का, कि दे स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दी, जो उसकी वैरायटीज क्या है, उसकी सॉइल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो दिस इज हम्म। सुपरफ्लुअस, जब उसने पूछा ही नहीं, he has not asked about writing of this soil and climate, उसने तो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस पूछा है। Yes, तो sir. पैकेज एंड प्रैक्टिसेस तो वही है कि जो आपको एग्रीकल्चर ऑपरेशंस उसमें करने हैं, ठीक है ना, विद विच यू कैन इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। तो उसमें स्टार्ट होता है कि आपका हाउ टू प्रिपेयर द फील्ड, फील्ड प्रिपरेशन से स्टार्ट होता है पैकेज एंड प्रैक्टिसेस, ये भी टर्म्स करते हैं, भी आता है, इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस में भी आता है, ठीक है ना। कई बार तो यही ऐसा ही क्वेश्चन एक डाल देता है कि राइट डाउन दी कल्चर प्रैक्टिस इम्प्रूव प्रैक्टिसेस ऑफ दिस क्रॉप। तो आपको उसमें, जैसे मैं कई बार क्लास में भी बता चुका हूँ और बार बार मैं उसको कहता हूँ कि आप सिर्फ टू दी पॉइंट ही लिखो, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड प्रेपरेशन से स्टार्ट कर लो, और फिर उसका सोइंग टाइम, आप सोइंग टाइम में क्या है, एक ही लाइन लिखनी है कि ये इसका सोइंग टाइम है। और फिर देन उसका जो है आपको ज्योमेट्री, कि व्हाट इज द प्लांट ज्योमेट्री भी कई बार बोलते हैं कि प्लांट टू प्लांट कितना डिस्टेंस चाहिए, रो टू रो कितना चाहिए, मतलब मेथड ऑफ सॉइंग, यही है ना। तो वो एक आप लिख सकते हो। देन कम्स द फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ठीक है ना। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में आपको जहाँ है कि अदर देन केमिकल, क्योंकि उसमें तीनों ही लिखने हैं आपको, केमिकल फर्टिलाइजर भी लिखना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी है अगर उसमें स्पेसिफाई किया हुआ है पर्टिकुलर उस क्रॉप के लिए, और देन दिस फार्म यार्ड मैन्योर वगैरह। तो ये अकेला केमिकल फर्टिलाइजर नहीं लिखना, अकेला केमिकल फर्टिलाइजर अगर उसमें एप्लीकेबल है तो आपको वो भी लिखना है। तो फिर देन इरिगेशन आ जाता है कि ना, हाउ मच इरिगेशन इज टू बी अप्लाइड, और कितनी इरिगेशन करनी है। और फिर उसके बाद में आप बीच में अगर जैसे सोइंग के टाइम, एट द टाइम ऑफ सोइंग उसकी सीड ट्रीटमेंट है, ठीक है ना, सीड इनाकुलेशन है। अब कई बार ये होता है कि सीड ट्रीटमेंट और सीड इनाकुलेशन में ही नहीं पता चलता कि व्हाट इज दिस, कई बार यही क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइट डाउन अबाउट द सीड इनाकुलेशन ऑफ दिस और सीड ट्रीटमेंट। सीड इनाकुलेशन जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ये बाकियों के चलो रेपुटेशन के लिए, प्रियंका और इसके लिए, प्रीति के लिए, लेकिन क्योंकि ये बेसिक्स है कि सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सीड इनाकुलेशन इज टू इंक्रीज द, टू मतलब ट्रीट द सीड फॉर इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन एज इस यील्ड, ठीक है ना। जैसे हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में उसको यूज, जैसे आपका रेजोबियम, उसके को ट्रीट
मतलब इसके लिए सप्लाई करता है ये रेजोबियम। रेजोबियम जो है दैट इज बायो फर्टिलाइजर, ठीक है ना। उसमें बैक्टीरिया होते हैं, तो दे विद दैट यू ट्रीट द सीड विद दोज बैक्टीरियाज, और उससे क्या है कि इट इंक्रीजेस द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप में तो और सीड इनोकुलेशन ये है, और उसका डिफरेंट रहता है कि हाउ टू प्रोसीजर क्या है, हाउ टू इनोकुलेट द सीड। और सीड ट्रीटमेंट है कि टू मतलब प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द डिजीजेस, प्लांट डिजीजेज जो सीड बॉर्न डिजीजेज होती हैं। कई बार सीड बॉर्न डिजीजेज भी है ना, सीड के बीच में डिजीजेज आ जाती हैं, तो मतलब प्रोटेक्ट दोज डिजीजेस अगेंस्ट दिस क्रॉप। तो ये उसके लिए है, वो सीड ट्रीटमेंट है। कई बार ये बड़ा कंफ्यूजन सा ही कई बार लिख देते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए कि फिर ये आ जाता है इरिगेशन के बाद में। अब वो आ गया, सी ट्रीटमेंट हो गई, फिर आपका क्या आ जाता है, तो उसके बाद में आपको प्लांट प्रोटेक्शन मैयर्स ही है जब प्लांट आपकी। प्रोडक्शन। ठीक है ना, प्लांट प्रोटेक्शन में आपको कई बार वो अकेला ही प्लांट प्रोटेक्शन पूछ लेता है कि राइट डाउन द प्लांट प्रोटेक्शन मैयर्स, मतलब कई कुछ आजकल काफी उसने चेंज कर दिया है पैटर्न में। देखा सीधा ही प्लांट प्रोटेक्शन मैयर्स, राइट डाउन द प्लांट प्रोटेक्शन मैयर्स ऑफ कॉटन। अब उसमें क्या है कि दोनों चीजें आएंगी उसमें, इन टू कंट्रोल द इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेज, दोनों आपको लिखनी है। और इसमें आप देखो मैं एक बताऊं आपको, जैसे आपकी मेन क्रॉप्स हैं, आप क्रॉप्स लिख लो। मैंने आगे भी एक बार जब आपको पहले ये करा रहा था, तो मैंने कहा था कि आप एक टेबल बना लो, ठीक है ना। यू मेक ए टेबल, सारी आपकी जितनी भी ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस सारी उसी टेबल में ही आ जाएंगी। कि क्रॉप्स लिख लो, क्रॉप्स के बाद आगे सोइंग टाइम उसके लिख लो, वैरायटीज लिख लो, ठीक है ना। और उसका फर्टिलाइजर लिख लो, और फिर ये इरिगेशन लिख लो, और फिर ये इंसेक्टिसाइड जो प्लांट प्रोटेक्शन का है, उसमें मेन मेन इंसेक्ट्स लिखो सारे। वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको सारे इंसेक्ट्स याद हों। और आपने देखा होगा कि जैसे समर क्रॉप्स हैं जितनी भी है आपकी, समर वाला ही है ये, तो खरीफ क्रॉप्स का है, तो खरीफ क्रॉप्स में सारे कई इंसेक्ट्स कॉमन है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर कॉमन, ठीक है ना। तो आप वो जो भी क्रॉप आती है उसमें वो तो लिख ही दो। और उसके दूसरा जो उसके कंट्रोल मेजर्स हैं, वो भी आपने देखा कि केमिकल्स, एक दो ही केमिकल्स हैं, दोज आर यूज टू कंट्रोल द इंसेक्ट पेस्ट, तो आप उसमें वो तो एक लिख ही दो, ठीक है ना। तो मतलब वो दे आर कॉमन। और ऐसे ही जो डिजीजेज हैं, डिजीजेस भी, डिजीजेस थोड़ी सी अलग है हर एक क्रॉप की, तो आप उसको भी एक टेबल बना के उसको याद कर लोगे। मतलब कई बार क्या होता है, मिक्स हो जाती है, ठीक है ना। तो मिक्स होने से क्या है कि वो आपको याद नहीं रहती, तो आप वो कहाँ उसको दे, तो आप, मैं यही एडवाइस करता हूँ कि अभी आपके पास टाइम भी है, तो आप उसका एक टेबल बना लो, और आगे के लिए भी वो बड़ा आपके लिए यूजफुल रहेगा, आगे फर्दर जो आपकी स्टडी के लिए भी। तो दैट इज द बेस्ट मेथड कि इतना आप उसको और अब कोई इतनी ज़्यादा क्रॉप्स भी नहीं है, इफ़ यू गो थ्रू दैट सिलेबस, इतनी क्रॉप्स भी नहीं है जो कि आप उसको कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो फिर ये था दूसरा जो मैं इसमें बताने वाला था कि आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसमें आजकल आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द मतलब क्या क्या है कि अभी उन्होंने पूछना शुरू कर दिया सीधा ही, एक कैलकुलेटेड टाइप भी पूछ लेते हैं। जैसे पूछ लेते हैं कि राइट डाउन दी वैरायटीज ऑफ राइस, ठीक है ना, राइस की वैरायटी लिखो। फिर उसकी भी पूछ लेंगे, कॉटन की लिखो, ठीक है ना, जहाँ फिर सोयाबीन की लिखो। तो मतलब वो कैलकुलेटेड मार्क्स ही हैं कि आपने जो वैरायटी लिख दी तो ठीक है, अगर उसको गलत लिख दी तो गए नंबर, ठीक है ना, और पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे इससे। और फिर उसमें कई बार वो जो है कि वो प्लांट ज्योमेट्री के बारे में क्या देता है कि राइट डाउन दी प्लांट ज्योमेट्री ऑफ राइस, व्हीट, कॉटन, ये सॉरी कॉटन, ये आपको क्रीप करना। तो ये इसमें क्या है कि आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, कि हाउ मच, हाउ यू हैव टू शो दी कि रोज शुड बी एट सच डिस्टेंस एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस विल बी दिस मच। तो ये आपको उसमें वो कई बार यही क्वेश्चन पूछा है उसने प्लांट ज्योमेट्री का ही। तो ये थोड़ा सा जो है ना मतलब वैरायटीज, और फिर इसका अपना कई बार फिर सोइंग टाइम ही पूछ लेता है कि 4 क्रॉप्स दे देता है, 4 क्रॉप्स का कहता है सोइंग टाइम इसका लिखो।
ठीक है ना। तो वो मतलब है कि मेरा मतलब कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर आपने टू दी पॉइंट लिखोगे तो तभी आएगा ना। अगर गलत लिख दोगे तो फिर वो 0 नंबर देगा, क्योंकि उसमें तो कुछ गुंजाइश ही नहीं है देने की। तो 10 में से 10 भी आ जाएंगे और 10 में 0 भी आ जाएगा। आप कहोगे मैं लिख के आए हूँ, तो वो टू दी पॉइंट लिखा नहीं होगा। तो आजकल मैंने जो देखा है कि अभी पीछे भी मैं जो पेपर चेक किए थे जो लास्ट टू लास्ट, उसमें ऐसा डालना चाहिए। तो उसका का है रोल। ठीक है ना। वीड उसमें मैं सॉरी, उसमें मैं वो भी भूल गया कि आपको वीड वीड कंट्रोल के बारे में भी लिखना है। यू हैव टू राइट डाउन दी वीड, अगर उसमें है तो। वीड्स का है कि वीड कंट्रोल में कई बार क्या है कि वीड कंट्रोल में हम केमिकली समझाते हैं। वो अगर लिख देता है कि राइट डाउन दी व्हाट आर दी वीड्स, ठीक है ना। जैसे आप ये राइस और मेज के वीड्स, इनके यूज याद कर लेना, क्योंकि वो पूछते हैं कि व्हाट आर दी वीड्स ऑफ द राइस, व्हाट आर दी वीड्स ऑफ द मेज, और फिर इनका क्या है, व्हाट आर देयर कंट्रोल मेजर्स। अब कंट्रोल मेजर्स में है कि आप यू हैव नॉट टू गो फॉर द केमिकल ओनली। केमिकल मतलब हर्बिसाइड। हर्बिसाइड है, बीडीसाइड का ही नहीं लिखना। अगर किसी में कल्चरल का भी कंट्रोल है, कल्चरल कंट्रोल, तो यू हैव टू डू राइट डाउन द कल्चरल कंट्रोल्स आल्सो, हाउ वी कैन। कई जगह पूछा है कि हाउ टू कंट्रोल दी वीड्स इन मेज बाय दिस कल्चरल मेथड। ठीक है ना। तो ये चीजें मेरे है छोटी छोटी, लेकिन आप जब उसको थ्योरेटिकल सीधे ही पढ़ते जाते हो ना, तो आप यू डोंट पे दी अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। उसकी तरफ तो लिखना सा आप ऐसे ही उसमें अगर है आपके इंसेक्ट्स पेस्ट में अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल है किसी में, तो वो कई बार बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में भी पूछ लेता है, क्योंकि आजकल देखा है कि मैं ये दे आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू दिस केमिकल्स। ठीक है ना। केमिकल कंट्रोल की तरफ ना जाके, मतलब ये सभी जो हैं सब ध्यान दे रहे हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कर रहे हैं ना। तो फिर वो बायोलॉजिकल कंट्रोल्स के बारे में ही पूछ लेगा कि राइट डाउन दी बायोलॉजिकल टाइम के हिसाब से, है ना। तो ये था मेरा कहने का मतलब कि मैं, और जो जैसे मैंने बताया आपको कि जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, में कई बार टर्म्स जो है ना वो नई नई आ जाती हैं। नई नहीं होती, होती वही हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, कुछ ऐसा। लेकिन आप उसको बाद में ही लिखो, जो लास्ट में जो है ना, जो एक मिनट में। ये था कि अभी जैसे जब आता ना 2 नंबर का जो ये दो दो नंबर वाले जो आते हैं क्वेश्चंस, आप इसको बाद में ही करो। यू मतलब डू इट इन द लास्ट। ठीक है ना। इसको पहले ना स्टार्ट करो, क्योंकि जो मैंने आप इसमें भी बताया कि आप जो 10-10 नंबर वाले ना, यू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस एट द मतलब बिगिनिंग।
ठीक है ना। उसमें एक और जो आपको मतलब एक्चुअल क्वेश्चन अच्छी तरह से आता है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना। उससे क्या होता है कि एक इम्प्रेशन पड़ जाता है कि ही और शी नोज दी सब्जेक्ट। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही अगर आप कुछ गलत लिख देते हो ना टर्म्स, तो वो कह रहा है कि ही और शी डजंट नो अबाउट दी एग्रोनॉमी, कि इसको तो ये एग्रोनॉमी नहीं पता कि होती क्या है। तो कई बार अलग अलग जो पेपर चेक करने वाले हैं उनका कैसा रहता है। तो ये चीज़ जो है ना, दिस इज़ दी मेन, जो मैंने आपको काफ़ी एलेबोरेट वे में ये चीज़ें बताई हैं। और ये 10 नंबर वाला वो पहले करो, उसमें भी जो आपको थॉरोली आता है। ठीक है ना। और कोई भी, ये मेरी एडवाइस है आपको कि कभी भी इसमें, क्योंकि ये आपकी सारी साइंस सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कोई भी मतलब पेपर शीट्स भरने का कोई मतलब नहीं होता। और जो लिखना है टू दी पॉइंट लिखो और लिजिबल हो, पढ़ा जा सके। ठीक है ना। और दूसरा है कि जो मैं उसमें भी कल बता रहा था कि आपको क्वेश्चन पेपर, कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन नंबर है सेम नंबर ही लिखना है क्वेश्चन नंबर उसमें, जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर में है। कई बार ये बड़ा होता है कि मैं जब पेपर कई बार चेक करा तो वो क्वेश्चन नंबर ही उसको गलत लिख देते हैं, क्योंकि उसके मार्क्स जब आंसर शीट में लिखने होते हैं हमें, तो हमें वो अकॉर्डिंग टू दैट कि इस क्वेश्चन के इतने मार्क्स हैं। तो और पर्टिकुलरली जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें ABCD जो पार्ट होते हैं, तो वो मतलब अपनी तरफ से लिख देते हैं, 1 2 3 4 लिख देंगे, कोई किसी का 1 नंबर लिख देंगे, किसी का 2 नंबर लिख देंगे। तो उसको ढूंढने में ही नहीं समझ आता कि ये इसने ए अटेम्प्ट किया हुआ है कि B अटेम्प्ट किया हुआ। तो आदमी जो है ना इरिटेट हो जाता है उसमें करने में। तो जनरली फिर वो आपका जो एग्जामिनर है उसका इम्प्रेशन जो है ना वो मतलब आपके प्रति हो जाता है कि ये तो ऐसे ही मेरे को ही घुमा रहा है ये। तो ये चीज़ें जो है बड़ी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब देखो, सबसे चीज़ आपको मैं बताऊं कि आपको नो डाउट कि आप तैयारी करके गए हो, आपको आता भी है, लेकिन बात तो लिखने की है। ठीक है ना। जब आप वहाँ लिख ही नहीं प्रॉपर पाओगे, जब आप एक्सप्रेस नहीं ठीक तरह से कर पाओगे, तो देन दैट डजंट मीन। ठीक है। तो ये चीज़ है, कभी भी जो लिखना है वो टू दी पॉइंट लिखना है, कोई गलत चीज़ नहीं लिखनी। ठीक है। कभी भी गलत ना कोई लिखोगे, गलत से इंप्रेशन गलत ही पड़ता है। और कोशिश करो कि आप क्वेश्चन अगर कोई आ गया है, नहीं आ रहा, आपको छूट गया है, तो बाद में उसको, कई बार होता है ज़्यादा आ जाता है तो उसको मतलब नोट करके बाद में लिख सकते हो। तो 1 2 बार मैंने ये भी देखा, जो जैसे आपका लास्ट टाइम आ गया था कि इनके जो जो बोटेनिकल नेम है, ठीक है ना। मेरी आ रहे ना बोटेनिकल नेम जरूर जा, एक मेरे को लगता है लास्ट टाइम आपका ऐसा ही आ गया था, वो बोटेनिकल नेम ही लिखा हुआ था। ठीक है ना। तो वो उसके बोटेनिकल नेम भी याद कर लेना, ये जो जितने भी क्रॉप्स हैं ना, कई बार वो सिर्फ मैं वो गलत है वैसे तो, पर चलो उनका पेपर सेट करने का है। तो वो बोटेनिकल नेम लिख के ही उसका पता नहीं जाए, अब मेज है तो GM मेज लिख देगा, चलो ये तो एक है, इजी है ना। जैसे राइस है तो राइस का जो बोटेनिकल नेम से लिख देगा कि इसकी ये चीज़ें लिखो। अब वो आपको बोटेनिकल नेम नहीं जा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये क्रॉप कौन सी पूछ ली है। समझे ना मेरी बात। हाँ जी सर। हाँ, ये बड़ा जरूरी है। और एक इसमें जो आपका है ना इसमें एग्रोनॉमी में, ये आपके खरीफ क्रॉप में ये भी एक आता है साइलेज मेकिंग और एक हे मेकिंग। हाँ जी हाँ। तो ये कई बार ये भी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब अगर आप यू गो बाय द सिलेबस, फॉडर क्रॉप जब स्टार्ट होती है आपकी, तो उसमें नेपियर बाजरा वगैरह है जैसे वो, तो उसमें आपका सिलेबस में ये नहीं है साइलेज मेकिंग, हे मेकिंग। लेकिन वो जो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस की जो मैं बताता हूँ, जो आप डाउनलोड भी की होगी बुक जो है, तो उसमें साइलेज मेकिंग और हे मेकिंग है। कई बार क्वेश्चन इसी का ही आ गया हुआ है 10 नंबर का, कि राइट डाउन अबाउट दी प्रोसीजर ऑफ साइलेज मेकिंग। तो साइलेज मेकिंग वो है कि जो ग्रीन पाउडर है उसको मतलब उसका प्रिजर्व करके रखते हैं आफ्टर मतलब 3 या 4 मंथ्स। तो उसको फिर जब स्केर्सिटी, व्हेन देयर इज स्केर्सिटी ऑफ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट डू इट क्योंकि सिलेबस में नहीं होता। लेकिन एक पाउडर का ये पार्ट है, पाउडर क्रॉप्स का। साइलेज यही होता है कि एक तरह का अचार ही है, कि जैसे हम अचार खाते हैं, तो ये इन केस ऑफ स्केर्सिटी ऑफ वाटर, ये उनके लिए जो एनिमल्स हैं उनके लिए एक तरह का
अचार का काम करता है। फिर इसमें जो आपकी जो वीट भूसा होता है, जो कणक की जो करके ना, कणक कटाई करने के बाद, जो थ्रेशिंग के बाद, उसको वीट भूसा ही बोलते हो ना, इसको तूड़ी बोलते हो, तो तूड़ी उसमें मिक्स करके डालते हैं। तो वो भी एक आप कर लेना। जो मैं जो जो मेरे को याद आ रहा है वो मैं आपको सब ये चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। आई एम मेकिंग यू क्लियर अबाउट दोज थिंग्स। तो ये है कि थोड़ा सा आप इसको करोगे तो देन यू विल बी एबल टू गेट इट थ्रू। और है कि इसमें यू गेट द गुड मार्क्स। इसमें तो कोई है ही नहीं, मेरे को तो लगता नहीं कोई एग्जाम में, क्योंकि सिंस इट्स माई सब्जेक्ट, तो तभी मैं आपको, और मेरी तो स्पेशलाइजेशन भी इसी में ही है, एग्रोनॉमी में, ठीक है ना। एमएससी आई हैव डन इन एग्रोनॉमी। तो कुछ इसमें मेरे को तो नहीं लगता कि यानी डिफिकल्ट जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दी कि आपको, जैसे फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, आपको कई बार वो तो जरूर रट्टा लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और सीड रेट जो है, सीड रेट में कोई इतना नहीं है। हाँ, सीड रेट मैं भूल गया था आपको बताना कि सीड रेट में आप देखो कि सीड रेट का सीधा से फार्मूला है कि अगर सीड छोटा है तो उसका जो नेचुरली उसका जो रेट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना, बाई वेट। और अगर सीड मोटा है तो उसका कम होगा। तो आप सीड रेट जो है, उनके जितने क्रॉप्स हैं उसके सीड रेट जो रुके हुए हैं, मैंने देखा मोस्टली सीड रेट बहुत गलत लिख देते हैं सब, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि वो ऐसे ही, क्योंकि चलो वो डिफरेंट है कि आपने एक्चुअल में नहीं किया होता है ये काम, लेकिन यू मस्ट राइट दी प्रॉपर, मतलब लिखो सीड रेट, और ये जो सोइंग टाइम है, और फिर ये जो प्लांट ज्योमेट्री है, और ये फिर ये फर्टिलाइजर, ठीक है ना। ये सब जो चार चीजें जो है ना, इसका आप बिल्कुल टू दी पॉइंट ही लिखना है। इसमें कोई मतलब वो गुंजाइश ही नहीं रहती कि अगर आप नहीं तो फिर मार्क्स कट जाएंगे उसके। तो आप बेशक प्लान एक्शन कोई लिख के आ गए, कहीं कोई, बाकी में क्या देगा वो, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर दे देगा, 3 दे देगा। तो ये चीज है, ठीक है ना। तो काफी जो, अगर आप फिर भी इवन देन इफ यू वांट एनी क्लैरिफिकेशन ऑन दिस, कि आपको कुछ मैंने काफी आपको कोशिश की है कि इसको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या करना है। बाकी आपका है कि हाउ यू डू इट। जितना बेटर वे से आप इसको करोगे, उतने बेटर वे से आप यू विल गेट थ्रू इट, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का है, वो उस दिन हमने में कल डिस्कस किया था, ठीक है ना, जो पेपर था। तो उसमें भी मैं जो है कि आप थॉरली देखो जो टर्म्स हैं जो आपके यूज़ की आती हैं। अब इसमें एक मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, वी विल शेयर दिस स्क्रीन, जो पीटीयू के पेपर हैं जो मैंने एक दिन देखे थे, अभी मैं वो करता हूँ आपके साथ। तो तो ये है इसमें जो ना, पीटीयू बीएससी एग्रीकल्चर लास्ट 10 years, 2010 to 2020 प्रीवियस पेपर्स। ये मैं यही डाला ऊपर, पीटीयू बीएससी एग्रीकल्चर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। तो इसमें ये है यहाँ पे ना आपके, लेकिन इसमें मैं 2010 से लिख रहा है, लेकिन अभी इसमें पूरे पेपर्स नहीं उसने डाले। तो ये है पीटीयू बीएससी एग्रीकल्चर
उसकी बाकी पेपर जो है इसमें जैसे एग्रोनॉमी है, ठीक है ना, ये आपके जो है दिस इज फॉर दी फर्स्ट सेमेस्टर, ये फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। और ये देखो ये जो है ये सेकंड सेमेस्टर के हैं, ये ना आ रहा है ना आपको, दिखाई दे रहा है ये सब। पीटीयू पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीएससी एग्रीकल्चर 2019, ये मई 2019 से इसको अपडेट करना शुरू किया, सेकंड सेमेस्टर। ऐसे ही आपका ये जो है अभी आपका फिफ्थ चल रहा है, ये थर्ड, और थर्ड में ये है आपका एग्रोनॉमी का, ये पेपर ही था जो जहाँ से मैंने ये डाउनलोड किया था, ये जो आपका है ये वाला जो है ना, ये देखो ये आपका था, ये क्वेश्चन पेपर ये आया हुआ है सेमेस्टर थर्ड, ठीक है ना, 2000 क्या लिखा है इसमें, बीएससी एग्रीकल्चर 2014 एंड ऑनवर्ड, ये आपका बैच था ना, 2014 से स्टार्ट हुआ। तो ये जो है ये मई 2019 का पेपर है वही। अब इसमें ये देखो ये सब जो है दे हैव गिवन द टर्म्स, ये टिल्थ, ठीक है ना, ये शायद मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया ना, ये टिल्थ आप देखो, ये इट्स वेरी इजी, लेकिन देखने में इजी लग रहा है कि टिल्थ है। अब टिल्थ टिलिस आपने पढ़ा है, तो टिल्थ नहीं मतलब सुना सुना तो होगा, लेकिन इस पे आप यू मस्ट नॉट पेड एनी अटेंशन। अब टिलिस है, टिलिस का ही अगला रूप टिल्थ है, ठीक है ना, तो टिलिस इज टू प्लो द लैंड, और टिल्स करने के बाद टिल्थ बन जाती है, मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, ठीक है ना, कि वो जो सॉइल है दैट इज यूज फॉर दैट इज एबल टू ग्रो द क्रॉप्स, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें एरेशन भी है, मॉइस्चर कंटेंट भी ठीक है उसमें, ठीक है ना, तो दैट इज फिट फॉर सोइंग द क्रॉप, तो उसको कहते हैं टिल्थ, ठीक है ना, ये टिल्थ है। अब देखो ये सारे अगर इसमें क्वेश्चंस देखो, ये आप अगर सपोज करो यही क्वेश्चन आपको आ जाता है पेपर, क्वेश्चन पेपर ही। अब इसमें ये देखो कि सब जो टर्म्स हैं बड़ी है, टिल्थ है, फिर क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है ना, क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में भी कई बार मतलब नहीं पता चलता कि व्हाट यू हैव टू राइट, कि ये क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग सिस्टम है। तो क्रॉपिंग सिस्टम यही है कि जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो फॉर द लास्ट 10 और 5 years एनी टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इज यूज, ठीक है ना, जैसे वहाँ पे राइस और मेज, राइस क्रॉप लगा रहे हैं खरीफ में, और वीट लगा रहे हैं रबी में, तो दैट इज द क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है ना, वो एक क्रॉपिंग सिस्टम है आपका, तो ये लिखना है। अब ये गम है, ठीक है ना, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, गम, तो गम क्या है, गम तो एक अब आपको कहेंगे कि गम का ही क्या है, तो गम इज आपको तो यही लिखना है कि दिस इज द केमिकल सिक्रीशन विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है ना, एक सिक्रीशन ये ना सैप है, सिक्रीशन की जगह भी आपको सैप लिखना, दिस इज द सैप बीइंग एक्सक्रीटेड बाय द दिस फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है। और ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स है, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके शायद इसमें नहीं था, आप ये को आपको आप कर लोगे, लेकिन आपको हार्वेस्टिंग इंडेक्स नहीं पता, ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, दिस इज द रेशियो बिटवीन द यील्ड, जो आपकी यील्ड आती है क्रॉप की, और जो बाकी आपका आफ्टर टेकिंग दी ग्रेन्स, जो आपका बाकी का मटेरियल जो बच जाता है, तो यू डिवाइड बाय दैट, मतलब जैसे आपने एक सपोज आपने प्लांट ही लिया, एक प्लांट लिया, उसका वेट सपोज कर के टोटल प्लांट का वेट जो है वो 1 या 2 kg है, ड्राई जब हार्वेस्टिंग टाइम पे, ठीक है ना, और उसमें से कहो ग्रेन्स जो निकल गए वो कहो 50 ग्राम या 100 ग्राम, तो उसको और बाकी का जो है जो मटेरियल बच जाएगा उसका आपको वेट कि हाउ मटेरियल ग्रेन्स, तो दैट इज द हार्वेस्टिंग इंडेक्स। उनका कहने का मतलब कि अगर कोई एक प्लांट हमें जब से देखने में लग रहा है कि दिस मच इज द प्लांट, जैसे आप क्रॉप लगी हुई है फील्ड में, तो आपको उसमें से कितनी यील्ड मिल रही है टोटल में से, टोटल जितनी भी उसमें प्लांट्स लगे हुए हैं, तो देखने में तो उसका वेट बहुत आ जाएगा, जब आप हार्वेस्ट करते हो
तो उसका अगर आप वेट लो तो वेट तो बहुत आएगा, लेकिन उसमें से ग्रेन्स तो कम ही निकलेंगे ना। तो जितने आपके टोटल में से कितने ग्रेन्स निकले, दैट इज द हार्वेस्ट इंडेक्स। ठीक है ना, हार्वेस्ट मतलब जो आपने काटा और आपका इंडेक्स क्या आया, काटने के बाद इंडेक्स क्या आया। ठीक है ना, बड़ी एक इजी सी टर्म है, लेकिन देखने में ऐसे लगते हैं। अब ये HCN है, ठीक है ना, ये इसके बारे में मालूम है आपको किसी को? HCN ये तो है उसमें सोरगम में। क्यों अंजलि, ये मालूम है HCN का? है अंजलि? हेलो। यस सर। HCN का मालूम है? ये HCN क्या है? ये आपके उसी में ही है, सर ऑर्डर में ही आता है सोरगम में। अच्छा HCN ये हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड है ये सोरगम के अंदर। जब ये सोरगम का जो होता है ना पूरा प्लांट, जब इसको आप ग्रो करने देते हो कि एक पर्टिकुलर, देख जितने भी फॉडर क्रॉप्स हैं उसको एक पर्टिकुलर स्टेज पे आपको उनको मतलब हार्वेस्ट करना है। अगर आप फॉडर को लेटर स्टेज में हार्वेस्ट करते हो तो दैट इज दी हार्मफुल फॉर द एनिमल। अब HCN ये है कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे आपको सोरगम को हार्वेस्ट करना है, उसके बाद में उसमें HCN प्रोड्यूस हो जाता है। HCN मीन्स होता है हाइड्रोजन साइनाइड, जो दैट इज द एक्चुअल दी पॉइजन। और जो अगर एनिमल को आप फीड करोगे तो दैट विल कॉज हार्म टू द एनिमल। वो HCN है, आप पढ़ना इसमें सोरगम में है HCN लेवल। ठीक है ना, और ये आगे राइजोबियम है। राइजोबियम जो है, ये राइजोबियम आपको पता है? डू यू नो अबाउट दिस राइजोबियम, जो मैंने अभी बात भी कर रहा था? ये बायो फर्टिलाइजर है राइजोबियम, जिसके साथ यस आप सीड इनोकुलेशन करते हो। ठीक है ना, सीड इनोकुलेशन इज डन बाय राइजोबियम। दिस इज बायो फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है ना, इसके सीड है। अब लिंट है, लिंट जो है कॉटन के ऊपर है। ठीक है ना, व्हेन यू डू फॉर द जिनिंग, जब आप जिनिंग करते हो, जिनिंग करने के बाद जो कॉटन सीड बच जाता है जिसको आप बिनोले बोलते हो, ठीक है ना, बिनोले जो पशुओं को देते हैं, उसके ऊपर जो थोड़ी थोड़ी रुई रह जाती है, थोड़ी थोड़ी रुई रह जाती है ना, जो उसको लुई बोलते हैं, ऊपर रुई जो लगी होती है, दैट इज द लिंट। ठीक है ना, इसमें आपका कॉटन में भी है हाउ का सीड करना है तो करनी है। ये है ना आपके कॉटन में? क्यों, महीना पड़ा हुआ है ये कि नहीं? सर। हाँ, तो ये लिंट मतलब उसमें है। फिर ये पडलिंग तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पडलिंग का पता है? डू यू नो अबाउट दिस पडलिंग? पडलिंग सर राइस में, हाँ राइस में करते हाँ हैं तो ना आजकल। दो तरह के राइस की ग्रोइंग होती है, एक डायरेक्ट स्विंग राइस है DSR, और एक है आपकी ट्रांसप्लांटिंग। तो जो ट्रांसप्लांटिंग राइस है उसमें पडलिंग करते हैं। जैसे आपने व्हेन यू प्लो द लैंड, और फील्ड को प्लो किया, फिर उसमें आपने पानी डाल दिया, तो देन यू गो फॉर दी प्लैंकिंग, पानी के अंदर ही प्लैंक चलाते हो सुहागा। उसके बाद हाँ सम सॉर्ट ऑफ कंक्रीट, मतलब जो उसकी मड है वो क्रिएट हो जाता है, उसमें फिर आप जो उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हो इसकी राइस की। ठीक है ना, जब फील्ड को तैयार करने को, दैट इज कॉल्ड दी पडलिंग। वो पडलिंग होती है। ठीक है ना, पडलिंग इज द प्रोसेस टू प्रिपेयर द फील्ड फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ द राइस। इतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं है। यू फर्स्ट यू सो दी सॉरी do the plowing in the field, then you irrigate the field, ठीक है ना, and then you go for the planking in the standing water। स्टैंडिंग वाटर के अंदर प्लैंकिंग करते हो तो वो दैट क्रिएट्स एन एक कंक्रीट मटेरियल तैयार हो जाता है। तो यू गो फॉर दैट ट्रांसप्लांटिंग ऑफ द राइस देयर। तो ये है, तो देसी कॉटन ये है। देसी कॉटन मतलब मोस्टली ये BT कॉटन होती है, जो सॉरी अमेरिकन कॉटन। और देसी कॉटन जो है इसकी जो क्योंकि देसी कॉटन जो आजकल नहीं ग्रो करते, क्योंकि इसकी जो यील्ड है वो बहुत कम है, इसके जो बॉल्स बनते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो देसी कॉटन विल डोंट गो फॉर द देसी कॉटन, क्योंकि देसी कॉटन की यील्ड कम है इसके कंपेरेटिवली जो अमेरिकन कॉटन है
तो आपने इसमें अगर आपको देसी कॉटन की, क्योंकि देसी कॉटन अलग से है, इसका पैकेजिंग प्रैक्टिस में है, उसमें कुछ वैरायटीज आप लिख देना, देसी कॉटन ये है। और ये नेक्स्ट ये बेल्स है, ठीक है ना, ये बड़ा है, ये भी नहीं आपको पता होगा टर्म बेल्स। अब बेल्स का है कुछ आइडिया, डू यू नो अबाउट दिस बेल्स? BLES बेल्स। बेल्स आजकल जैसे ये आपका जो राइस है, राइस में जो स्ट्रा मैनेजमेंट है ना, हाउ टू गो फॉर द स्ट्रा मैनेजमेंट इन राइस। तो उसमें एक बेलर आता है, BALER, बेलर इज द मशीन जो उसका जो आपकी पराली बाद में गोल गोल तो मतलब वो तो ये बेल्स जो हैं ये इसमें भी बनते हैं इन राइस आल्सो, ये सॉरी जो राइस की जो पराली होती है। और दूसरा जो बेल्स है ये आपके जो कॉटन होती है, कॉटन देखे ना, कॉटन का जो होती है कॉटन, आप जो रुई है वो ऐसे कितनी बिखरी होती है। अब उसको जब उसको इकट्ठा करके उसको कंपैक्ट कर देते हैं तो उसके बेल्स बना देते हैं। देखा ना, कंपैक्ट रूप में भी तो आती है ना, जैसे आपके मेडिकल्स में आती है कंपैक्ट रूप में, तो दैट इज द बेल्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इवन देन यू हैव टू मतलब स्टडी थॉरली। तो ये आगे क्या चला गया, ये आ गया ना, ये आगे ये देखो आपका ये अब देखो ये इसमें लिखा है डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ नेपियर बाजरा एंड डेयरी कंपोनेंट। आप देखो ये आपको ये पूरा क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन बी है ये टोटली देखो कैसे उसने डाल दिया है। ये डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ नेपियर बाजरा। अब आप नेपियर बाजरा तो पढ़ा, अब इन डेयरी कंपोनेंट आप क्या है कि डेयरी कंपोनेंट उसने डाल दिए कि डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ नेपियर। अब इसके लिए बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है, आपको 2-3 लाइन में लिखना है कि नेपियर बाजरा इज इंक्रीज द मिल्क यील्ड ऑफ द मिल्क एनिमल्स एंड इट इज अवेलेबल इन सफिशिएंट, क्योंकि इसकी 2-3 कटिंग्स हो जाती है ना। और जो जब स्केर्सिटी पीरियड आता है फॉडर का, तो एट दैट टाइम यू कैन यूज द नेपियर बाजरा तो फॉर इंक्रीजिंग द मिल्क यील्ड ऑफ द डेयरी एनिमल्स। तो ये यही लिखा है, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ नेपियर बाजरा एंड डेयरी कंपोनेंट। डेयरी कंपोनेंट का मीन्स ही यही है कि डेयरी एनिमल्स की प्रोडक्शन के लिए। आप देखो इसमें डिस्कस कल्चर कंट्रोल्स ऑफ वीड्स इन मेज। मेज में आपको केमिकल नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा कि हाउ, ये एक तो इसमें होइंग का आ जाएगा, ठीक है ना, होइंग का आ जाएगा। दूसरा ये कल्चरल जो कंट्रोल है कि जो इसमें रोड टू रोड डिस्टेंस होता है इसमें मेज में, उसके अंदर एक आप कोई क्रॉप लगा दोगे, इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग कर दोगे ना, इंटरक्रॉपिंग में वो स्पेस है दैट विल बी यूज्ड बाय दैट क्रॉप, और उसमें वीड्स नहीं ग्रो करेंगे। ये एक कल्चरल है। आप इसमें 2 ही लाइनें लिखोगे तो आपको 5 नंबर में से 4 नंबर दे देगा वो, क्योंकि वो समझ रहा है कि आपको मतलब पता है। लेकिन आपने अगर उसमें कंट्रोल वीड्स का कुछ और ही लिखना शुरू कर दिया, केमिकल कंट्रोल लिखना शुरू कर दिया, तो वो कहेगा कि इसको तो पता ही नहीं कि कल्चर क्या होता है और केमिकल क्या, तो वो 0 दे देगा। अब देखो फिर यहाँ आ गया राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रॉप ज्योमेट्री ऑफ राइस। अब यहाँ कुछ भी नहीं लिखना, आपने राइस की क्रॉप ज्योमेट्री लिखना है कि रोड टू रोड डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है, प्लांट टू प्लांट कितना करना है, तो 5 नंबर है उसमें सीधे ही, ठीक है ना। आगे राइट डाउन 5 ईच। अब इसमें है कि मेज के ये क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग सिस्टम जैसे राइस मेज लगाते हैं, राइस के बाद कई जगह पल्सेस लगाते हैं। तो ये 5 आपको डिफरेंट सिस्टम लिखने हैं। फिर ये राइट डाउन 5 वीड्स। अब ये देखो इसमें सीधे ही पूछ लिया, 5 वीड्स राइस के पूछ लिए हैं, 5 वीड्स मेज के पूछ लिए हैं। बस इसमें सीधे ही आपको मतलब कि 10 है ना, तो 2.5 नंबर का एक आ गया, 2.5 नंबर का एक आपको क्वेश्चन जो है, सॉरी आधे आधे नंबर का। तो आधे आधे नंबर में आपको एक बीट लिखा तो आधा नंबर आ जाएगा। तो ये आप सबको ये याद करने हैं कि कौन कौन से हैं। तो ये था जो इसमें, आप इसको देख लेना मतलब ये टू दी पॉइंट लिखोगे तो देन यू विल गेट दी एक्चुअल, ठीक है। तो ये था जो मेरा आपको बताने का था कि
ठीक है, और कुछ आपको एनीथिंग यू वांट? उस दिन में कल वो तो हमने पेपर डिस्कस कर लिया था एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, वो भी मैंने यहाँ से ही, हाँ जी, हाँ वो मैंने यहाँ से ही लिया था। तो आप यहाँ से अपने जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं ना, जो बाकी आपके अदर देन दिस एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो ये आपको सिर्फ वहाँ पे डालना कि PTU BSc एग्रीकल्चर लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स पेपर, तो वहाँ डालोगे तो ये ओके सर। गूगल में वो आ जाएगा। वहाँ से आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको एटलीस्ट सैंपल क्वेश्चन जो है ना एक एक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें से हाँ जी, अभी आप यू गो तो देखिए कैसा पैटर्न आता है, क्या आता है, बाकी सब्जेक्ट्स के भी है उसमें सारे। ये मैंने तो अभी आपको एग्रोनॉमी का दिया ना, जहाँ एग्रीकल्चर मार्केटिंग का उस दिन किया था। तो ये था कि दिस वाज बेटर टू डिस्कस कि आप टाइम यू कैन कंटेक्ट मी, आप व्हाट्सएप में भी डाल सकते हो कि ये इस पे डिस्कस करना, ठीक है ना। तो मैं आई विल बी देयर टू डिस्कस विद यू, ठीक है। तो अभी कुछ और एनीथिंग यू वांट क्लैरिफिकेशन, कुछ ऐसा चाहिए? तो नहीं तो हम यहाँ पे इसको वी विल फिनिश इट हियर। चलो ठीक है फिर, अभी कुछ होगा तो मेरे को यू कांटेक्ट मी, है ना। ओके सर, हाँ ओके, थैंक यू। थैंक यू।